कुछ दिनों में 2026 दस्तक देने वाला है, लेकिन भारत के लिए इस वक्त अलग अलग मोर्चों पर चुनौती साफ तौर पर नजर आ रही है। ये चुनौती अलग अलग मुल्कों से दिखाई दे रही है। बाहर भी दुश्मन और देश के अंदर दुश्मन जो है वो तो आपको पता ही है। तो भारत के लिए 3 मोर्चों पर इस वक्त चुनौती है, 3 मोर्चों पर। पहला मोर्चा पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले की आग में धधक रहा है। ये बरगलाने की कोशिश करता है थ्रू आईएसआई बांग्लादेश को। वहां आपने क्या देखा, जो हमने देखा, और आज पूरा हिंदू समाज सड़कों पर है। इसीलिए हर मिनट इस साजिश में पाकिस्तान बिता रहा है कि कैसे भारत में फिर से आतंक का तांडव रच दिया जाए। एक उदाहरण आज फिर दिखा है, जब जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लश्कर के एक सक्रिय सदस्य यानी एक्टिव मेंबर को देखे जाने का दावा हो रहा है। यह तस्वीर तब की है। सुरक्षा बलों की यह जानकारी हमें मिली है कि जैसे ही पुख्ता तौर पर यह पता चला कि हाँ वो आतंकी यहां पर, ये एक्टिव मेंबर जो है यहां पर देखा गया है, पूरे इलाके को देखिए कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। तस्वीर में दिख रहे इस आतंकी का नाम लतीफ भट्ट है। ये लश्कर ए तैयबा के नए शैडो ग्रुप कश्मीर रेवोल्यूशन आर्मी का एक्टिव मेंबर है। लतीफ कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है और इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके में सतर्कता को बढ़ा दिया है। एक तरफ कश्मीर में पाकिस्तान सीधे भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश में लगा है, दूसरी तरफ देश के अंदर जांच एजेंसियों के खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। गौर से सुनिएगा मेरी बात, और इसीलिए आप लोगों के इस वक्त सावधान हो जाने की जरूरत है। अपने आगे पीछे ऊपर नीचे अगल बगल सब जगह पैनी नजर रखिएगा। न्यू ईयर आने को है और आप जानते हैं ऐसे में ये तमाम आतंकी जो हैं एक्टिव हो जाते हैं। ये चाहते हैं कि खुशियों में कैसे जहर घोल दिया जाए। खुफिया एजेंसियों की एक जांच में सामने आया है कि अल कायदा के लिए भारत सबसे पसंदीदा भर्ती का ठिकाना बन गया है। मैं फिर दोहरा रही हूं, अल कायदा के लिए भारत इस वक्त सबसे पसंदीदा ठिकाना बना है, क्योंकि यहां भर्ती उनको बढ़िया और आसान दिखाई दे रही है। यह सब हो रहा है अफगानिस्तान के रास्ते से। हमें सोर्सेस बता रहे हैं हांगकांग को तकनीकी ट्रांजिट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अक्टूबर 2025 में पुणे से मोहम्मद जुबैर इलियास हंगर गेकर नाम का जो एक शख्स है वो गिरफ्तार हुआ था और उसका कनेक्शन अल कायदा के इंडियन सबकॉन्टिनेंट डिवीजन से सामने आया। जुबैर अल कायदा के एनक्रिप्टेड डिजिटल नेटवर्क के संपर्क में मौजूद था और सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि उससे पूछताछ में यह पता चला है कि अल कायदा भारत में तुरंत कोई हिंसा की प्लानिंग की जगह भारत में नफरत घोलकर अपनी विचारधारा फैलाने की कोशिश में है। मुसलमानों को डराओ और दूसरी तरफ हिंदुओं पर निशाना साधा। दोनों पैरेलली काम हो रहे हैं। हमारे देश में नफरत किसी तरह फैले, कट्टरता फैले, दंगे हो जाएं और ये सब करके भारत में अल कायदा खुद को मजबूत करने की तैयारी में जुटा है। ये हवा की बात नहीं है। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान का खतरा, भारत के अंदर अल कायदा की साजिश और पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश में बढ़ रही कट्टरता, जिसमें अब एंट्री आईसिस या आईएसआई दोनों की दिख रही है। आईएसआई के एक और मोहरे तारिक रहमान की अब इसमें एंट्री हो गई है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद ये जो है वो बांग्लादेश में वापसी कर रहे हैं और ये वापसी से सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए है, क्योंकि तारिक रहमान उस जियाउर रहमान के बेटे हैं जिन पर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या का आरोप लगा है। तारिक रहमान उस खालिदा जिया के बेटे हैं जिनके प्रधानमंत्री रहते भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कभी सौहार्दपूर्ण नहीं रहे, तनावपूर्ण ही रहे। बांग्लादेश खुलेआम अपनी जमीन पर उल्फा जैसे भारत के अलगाववादी संगठनों को पनाह देता रहा। अब तारिक रहमान बांग्लादेश में फिर से सियासी रुतबा हासिल करने की कोशिश में जुट गए हैं और रहमान फैमिली की भारत से नफरत का इतिहास बहुत पुराना है। बांग्लादेश में 1975 के सैन्य तख्ता पलट के बाद सत्ता में आए तारिक रहमान के पिता जियाउर रहमान ने सबसे पहले बांग्लादेश में जमात इस्लामी जैसी इस्लामी ताकतों को ये कट्टरपंथी ताकतों को
राजनीतिक पुनर्वास करवाया। जमात इस्लामी पर 1971 की बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना का साथ देने का खुले में आरोप था। जियाउर रहमान ने बंगाली पहचान पर आधारित शेख मुजीबुर रहमान की धर्मनिरपेक्ष नीतियों के विपरीत बांग्लादेशी राष्ट्रवाद को हवा दी, जिसका मुख्य मकसद बांग्लादेश को भारत से दूर करके पाकिस्तान और इस्लामिक दुनिया के करीब ले जाना था। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद जियाउर रहमान ने 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत की निर्णायक भूमिका को कम करके दिखाया। बांग्लादेश की किताबों में मुक्ति संग्राम को मुक्ति वाहिनी की जीती हुई लड़ाई के रूप में चरित्र और चित्रित करवाया गया, और यह सब इसीलिए किया जा रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ आम बांग्लादेशी लोगों में जो नफरत है उसे कम कर दिया जाए और भारत के खिलाफ जो गुस्सा है उसे नफरत में तब्दील कर दिया जाए। और आज एक बार फिर बांग्लादेश उसी मुहाने पर खड़ा है। अंतर सिर्फ यह है कि जियाउर रहमान की जगह अब उनका बेटा तारिक रहमान गद्दी को हासिल करने की कोशिश में जद्दोजहद में है। और बांग्लादेश की हालत अभी यह है कि एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। एक तरफ कट्टरपंथी जमात और एनसीपी है, दूसरी तरफ कट्टरपंथ का इतिहास समेटे तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी है। और इसका असर यह हो रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर एक के बाद एक हमले बढ़ते जा रहे हैं। यह शख्स जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, जियाउर रहमान का बेटा, 18-20 साल हो चुके हैं बांग्लादेश से दूर, और अब जब बांग्लादेश के हालात खराब हैं और यहां पूरे चांसेस हैं कि कट्टरपंथी सोच और विचारधारा का जो भी शख्स होगा उसे गद्दी पर बिठा दिया जाएगा, तो फौरन बांग्लादेश का जिक्र, मार्टिन लूथर किंग का जिक्र कर रहा है अपने पहले भाषण में और कह रहा है आई हैव अ ड्रीम। ये मार्टिन लूथर किंग ने कहा है। और अब मैं बांग्लादेश को बताता हूं आई हैव अ प्लान, और ये प्लान बहुत खतरनाक है। दीपू हो, अमृत मंडल हो, ये लिस्ट लंबी होती जा रही है। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल कि दुश्मनों से घिरे भारत में क्या घरेलू सियासत मुश्किलें पैदा नहीं करेगी या बढ़ाएगी नहीं? क्या बाहरी दुश्मनों से भारत को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत नहीं है? जो साजिश अलकायदा रच रहा है, क्या कुछ सियासतदान उसके लिए उपजाऊ जमीन बनने का काम नहीं कर रहे हैं? मैं शुरू कर रही हूं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान आपको स्क्रीन पर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उनके ठीक बगल में वरुण पुरोहित, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। फिर आप नीचे की तरफ उमर जुनैदी साहब को देख रहे हैं, जो कि स्कॉलर के तौर पर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। फिर आप इधर ठीक गुरु प्रकाश पासवान की नीचे वाली खिड़की में सैयद रिजवान को देख रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। और आपको यहाँ पर संगीत रागी साहब दिखाई दे रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं और संघ का पक्ष, भारत का पक्ष यहाँ पर रखने का काम करते हैं। आप सभी का, इनफैक्ट सारे भारत का पक्ष रखते हैं। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव फिल्म केरला फाइल्स के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन भी जुड़ चुके हैं। मैं इस डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले सुदीप्तो सेन का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि भाई बॉलीवुड को रिप्रेजेंट भी करते हैं, और साथ में आप ये देख रहे हैं कि जब ये केरला फाइल्स आई थी, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे आईएसआई भर्ती करता है और उसके बाद कैसे लव जिहाद का पूरा ट्रैप फैलाया जाता है, उस वक्त लोगों ने सुदीप्तो खूब मजाक उड़ाया था। आपके ऊपर गंदे गंदे भद्दे भद्दे आरोप लगाए गए थे कि आप लोग गंदा, झूठा, फेक नैरेटिव फैलाते हैं। लेकिन आज की तारीख में ये सत्य और तथ्य के रूप में ऐसे दिख रहा है कि जब एक आतंकी जिससे पूछताछ की जाती है वो कहता है आईएसआई के लिए, अल कायदा के लिए आज की तारीख में सबसे बेस्ट जगह भारत उसे दिखाई दे रही है। रुबिका जी, कुछ दिन पहले की बात है जब नया बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार को हटा के ये एक आतंकियों ने बांग्लादेश की पावर को कैप्चर किया था, तब एक फिल्म मेकर और एक फिल्म प्रोड्यूसर सलीम खान और उनकी बेटा शांतो खान को मार दिया गया था ढाका में। एक भी इंडियन एक्टर शांतो खान, सलीम खान
बंगाली सिनेमा में बहुत कंट्रीब्यूट किए थे, बांग्ला में फिल्म बनाते थे। अब मुझे तज्जुब होता है कि एक भी आवाज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से, हिंदी फिल्म, बंगाली फिल्म से उठे नहीं थे। जब गाजा में, मैं अभी अभी इजराइल से आया, अभी अभी गाजा घूम के आया। गाजा में 7 अक्टूबर 2023 में 6 घंटे में 1400 लोगों को मार दिया गया था, जेन जी को, यंग पैलेस्टीनियन को। तब हमारी देश में कोई आउटरीच नहीं था, हमारी देश में कोई बात नहीं था, लेकिन ऑल आइज ऑन राफा हमारी फिल्म एक्टर्स, फिल्म डायरेक्टर्स ने खूब भर भर के ट्वीट किए। आज मुझे बहुत जो हालांकि मैंने अभी तक जाह्नवी कपूर की ट्वीट नहीं देखा, लेकिन मैंने सुन के बहुत अच्छा लगा कि जाह्नवी कपूर ने आज बहुत ही खूबसूरत एक दिल दहलाने वाले ट्वीट किया है कि ये हमारी हिपोक्रेसी को, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने के लिए। तो मुझे ये कहना है, मैं एक बंगाली हूँ, मेरा देश बांग्लादेश है। मेरी पेरेंट्स गॉट माय पेरेंट्स गॉट मैरिड इन बांग्लादेश ऑन 14 अगस्त 1947। तो बांग्लादेश में मेरा स्टेक है। वो एक लंबा कहानी है रूबिका जी, कभी मौका मिले तो आपको मैं बताऊंगा। रात 12 बजे जब पाकिस्तान की फ्लैग उठ रहा था बांग्लादेश की रास्तों में, मोहम्मद सिंह की बॉर्डर से मेरी मम्मी पापा क्रॉस करके आए थे इंडिया में। तो मैं एक बांग्लादेशी रिफ्यूजी हूं। बांग्लादेश की आज़ादी में एक एक खून, एक एक पसीने में हमारी भारतीयता की क्लेम है। सो ये लोग अगर सोचे, कुछ आतंकियों ने, कुछ उपद्रववादियों ने अगर इस भारत की कंट्रीब्यूशन को अगर मिटाने की कोशिश करेगा, तो ये गलतफहमी में ये देश टिक नहीं पाएगा। तो सुदीप्तो जी, अब चूंकि आप बता रहे हैं कि आपके तो रूट्स भी बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, तो आप लगातार लोगों के टच में भी होंगे। ये कहा जा रहा है कि ये 1, 2, 3 हिंदू के मारे जाने से या 15 हिंदू के मारे जाने से, आपने सुना होगा अभी एक मौलाना साहब ये बात कह रहे थे, बड़ा वायरल है, कि उसे जेनोसाइड थोड़ी कह सकते हैं। ये एक सोची समझी जेनोसाइड है। आपको मैं बता दूं, यूरोप की कंट्रीज में जो आज हो रहा है, जो आईसिस की मॉडल काम कर रहा है यूरोप की देशों में, लंदन में, अभी यूके में जो सिचुएशन है, 12 की 12 प्रोविंसेस में आईसिस की कब्जा हो चुका है। यूरोप में, बेल्जियम में, जर्मनी में, फ्रांस में, लुक्समबर्ग में, जिस तरह कब्जे का क्या मतलब है? हाँ, कब्जे का मतलब आप कह रहे हैं झंडा फहरा दिया, कब्जा कैसे? कब्जा मतलब इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, उसमें सारे के सारे जो चुन के आए हैं, सो आईसीस की सपोर्ट के साथ ये जो यूरोप में जो आज के तारीख में यूरोपियन कंट्रीज की जो हालत हुई है, बेल्जियम में, फ्रांस में, जर्मनी में, ये जो इस्लामिक टेररिज्म की जो बात है, जो धर्म के नाम पे एक पूरे की पूरे धर्म को बदनाम करने की जो तरीका है, वो बांग्लादेश उसकी नया लेबोरेटरी बन चुका है ना, प्रयोगशाला। एक लेबोरेटरी है, जिस लेबोरेटरी में एक नया इंग्रेडिएंट्स के साथ नहीं, आपने यूरोप और इंग्लैंड और इनका तो जिक्र कर लिया। सुदीप्तो जी, आपके रूट सिर्फ बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं ऐसा नहीं है, बॉलीवुड से भी तो जुड़े हुए हैं ना। प्लीज टेल मी वन थिंग सुदीप्तो भाई, ये जाह्नवी अगर हिम्मत दिखा सकती हैं, जया जी अगर हिम्मत दिखा सकती है, और बाकी ये 2-4 जो नाम हैं वो हिम्मत दिखा सकते हैं, बाकी सब चुप क्यों हो जाते हैं? ये ऑल आइज ऑन राफा वाले अचानक चुप क्यों हो जाते हैं? मुझे समझ में नहीं आता है कि इनकी जमीन, इनकी वजूद कब जागेगा कि ये इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये तो आप सोचिए, 3,000 किलोमीटर की जो बांग्लादेश की और इंडिया का बॉर्डर है, आज की कोलकाता की एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, कम से कम 2 लाख बांग्लादेशी यूथ सब बॉर्डर से इलीगली इंडिया में आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनकी फ्यूचर खत्म हो चुका है। अब सोचिए, नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट और बंगाल, ये जगह पे अगर ये 2-3 लाख नया इलीगली इमिग्रेंट्स आ जाए बांग्लादेश से, हमारी देश की यूथ की नौकरी की क्या होगा, हमारी देश की इनकम जनरेशन की क्या होगा, हमारी देश की इकोनॉमी की क्या हालत होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि
ये जो जेंजी करके बात किया जा रहा है, आज तक ये इंडस्ट्री नहीं सुदीप्त भाई, हजार करोड़ रुपए। ये डिस्कशन का पॉइंट है, पर प्लीज यू टेल मी वन थिंग जो मैं जानना और समझना चाह रही हूँ। ये बॉलीवुड के बाकी लोग ये चीजें करने से कतराते क्यों हैं? उनको मतलब प्रीति जिंटा, सोनम कपूर और जानवी कपूर, ये लोग हैं जो तीन मुझे नाम याद आ रहे हैं, बाकी सब चुप क्यों हैं? मतलब वाई, क्या होगा? मतलब इनकी फिल्में नहीं चल पाएंगी ये इंडस्ट्री के या बारे कोई में दूसरा कोई नेटवर्क है जो काम कर रहा है? इनके बड़े बड़े जो पीआर वाले हैं ये बताते हैं नहीं नहीं इसमें नहीं पढ़ना है। एग्जैक्टली आपने मैं ये टॉपिक में जाना एक बहुत लंबी डिस्कशन को इनवाइट करता है। एक इस्लामो लेफ्टिस्ट ग्रुप काम करता है लुबिका जी। ये जो इस्लामो लेफ्टिस्ट ग्रुप काम करता है, जो पिछले 100 साल से हमारी भारतीय सिनेमा को बर्बाद करके रखे हैं दुनिया के सामने। आपको याद होगा लास्ट कौन सी फिल्म है जो इंडियन सिनेमा के तौर पे दुनिया में जाके, विदेशों में जाके इंडियन सिनेमा का पहचान लाया? एक इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो चुके, साल में हजार फिल्म बनाते हैं, जहां पे 2 या 4 फिल्म 200-500 हजार करोड़ कमा के इंडस्ट्री को एक जान फूंक देते हैं। इन लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े डायरेक्टर, हजारों करोड़ों रुपया लेन देन हो रहा है एक नहीं पर जो अभी मूवीज बन रही हैं उस पर तो बड़ा आरोप लगता है सुदीप्त जी कि आप लोग इस्लामोफोबिया फैलाते हैं, आप सारे मुसलमानों को बैड लाइट में पोर्ट्रे करते हैं और राष्ट्रवाद के वेव पर जो हैं हिलोरे मारते हुए आगे बढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग ना पीछे बात करना बड़ा पसंद करते हैं। मैं बहुत फोरम में जाता हूँ, हर जगह पे जाके मैं यही बात करता हूँ। हाँ। मेरी केरला स्टोरी हो जाए या अभी तो नया एक फैशन बन चुका है धुरंधर की सक्सेस के बाद धुरंधर को लेके बात करना। आपने देखी है धुरंधर? देखा हूँ मैं। कैसी है? मतलब तो इस तरह की जो एक कल्चर है ना बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की, आपने बताया नहीं धुरंधर फिल्म कैसी है? धुरंधर बहुत ही अच्छा, मतलब टेक्निकली इट्स अ माइंड ब्लोइंग, इट नीड्स लॉट ऑफ करेज। मे बी मेरा कुछ इश्यूज है, जो इश्यूज के साथ मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन जैसे कि ये ऑफिशियली एक एक्सेप्टेंस है कि भारत से स्पाई जाते थे पाकिस्तान में। हाँ। जो हम कभी एक्सेप्ट नहीं किए इंडस्ट्री ऑफिशियली कि भारत कभी पाकिस्तान में कोई स्पाई नहीं भेजा। ये हमारी स्टैंड रहा है, हिस्टोरिकली स्टैंड रहा है। सो एक छोटे टेक्निकल इश्यूज है, बट एज अ फिल्म वन ऑफ द फाइनेस्ट थ्रिलर आई वॉच्ड इन रिसेंट टाइम। ओके सुदीप्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुछ बड़े मुद्दों को आपने यहाँ पर उजागर किया है। बॉलीवुड में आपने कहा इस्लामो लेफ्टिस्ट ग्रुप है जो चलता है। दूसरा आपने कहा है कि अभी पिछले 100 सालों से उस ग्रुप ने कहीं ना कहीं सिनेमा पर कब्जा कर लिया है, और जो कैसे यूरोप और इंग्लैंड जो है वो इस वक्त इन सारी परेशानियों से जूझ रहा है। अब इस डिस्कशन को मैं इसी मसले पर आगे बढ़ा रही हूँ। सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शुरुआत रिजवान जी मैं आपसे कर रही हूँ। आपने सुना यहाँ पर जो कुछ सुदीप्त यहाँ पर कह रहे थे। अच्छा रिजवान जी का मैं रुक करूँ उससे पहले देखिए बाकी और मेहमान, क्यों ना यहाँ पर अनुराग जी को स्क्रीन पर लाया जाए। अनुराग जी सुना आपने? भाई कोई भी फिल्म आती है इस्लामोफोबिया कह के उसको खत्म कर दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिल्म। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो फिल्म नहीं है, वो हकीकत है। बिल्कुल, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। सबसे पहले तो सुदीप्त सेन जी देखिए अपनी पिक्चर की तो तारीफ की, फिर बॉलीवुड वाला रंग उन्होंने दिखा दिया कि धुरंधर की तारीफ करने में उनकी जीभ लड़खड़ाने लगी। उसकी खुल के तारीफ नहीं कर पा रहे, उसमें टेक्निकली प्रॉब्लम खोजने लगे। ये उनकी बॉलीवुड में आपसे कंपटीशन है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि बांग्लादेश में भारत ने 2024-25 में 120 करोड़ की सहायता दी। भाई आप क्या चाह रहे हैं कि यहाँ भी इंडिया गठबंधन चले बॉलीवुड में? नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है बॉलीवुड। देखिए हम लोग यहाँ पे बात करने बैठे, मैं अपनी बांग्लादेश की बात कर लूं जो अपना करना चाहते। देखिए सवाल यह है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ा है और लगातार अत्याचार देखा जा रहा है, भारत की सरकार सिर्फ निंदा कर रही है। निंदा से काम नहीं चलेगा, आपको लाल आंखें दिखाने की जरूरत है, क्योंकि आप लगातार आर्थिक मदद बांग्लादेश को देते आए हैं। अब तक बांग्लादेश को 65,000 करोड़ से ज्यादा हम आर्थिक मदद ऋण के रूप में दे चुके हैं। क्यों देने की जरूरत है? आपको रोकना चाहिए। 2024-25 में आपने 120 करोड़ रुपए की मदद की, क्यों मदद की बांग्लादेश की? मैं पूछना चाहता हूं। जब आपको मालूम है कि बांग्लादेश में वहां पे अभी रिश्ते नहीं अच्छे हैं, या हमारे जो हिंदू लोग हैं जिन पे अत्याचार हो रहा है, तो क्यों उनपे आर्थिक मदद करनी चाहिए? आर्थिक मदद रोकनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात,
विपक्ष से आप आशा, विपक्ष तो आपके साथ खड़ा है, लेकिन आप क्या एक्शन ले रहे हैं ये बताइए ना। 23 दिसंबर को त्रिपुरा पे जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वहां पे एक हमारे बीएसएफ जवान को गोली मार दी गई थी, उनके गार्ड ने, बांग्लादेश के गार्ड ने। क्या आपने एक्शन लिया उसके ऊपर में? क्या खबर भी कहीं ठीक से चली? क्या हमारे बीएसएफ के गार्ड ने हमारे बीएसएफ को गोली मार दी थी? कोई एक्शन तो होना चाहिए था ना। अनुराग जी, बांग्लादेश तो मैं कह रही हूं कि हमारे आसपास जो इस वक्त मुल्क हैं वहां पर जो स्थिति है वो देश के लिए ठीक नहीं है। आप भी समझ रहे ना, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, फिर बांग्लादेश पाकिस्तान का साथ, पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ, और ऊपर से फिर अल कायदा का ये कहना कि भर्ती के मामले में हिंदुस्तान हमें इस वक्त सबसे मुफीद दिखाई और सुनाई पड़ रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, एक आतंकी कह रहा है जो पकड़ा गया है। देखिए ये टेंशन की बात है कि नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस देश के अंदर में, और जब भी ऐसी बात होती है, जैसे पहलगाम की घटना हुई थी, हम सब सरकार के साथ खड़े थे, आज भी सरकार के साथ खड़े हैं। अगर विदेशी ताकतें देश के अंदर ये अल कायदा को भारत इतना मुफीद क्यों लग रहा है? कैन यू एक्सप्लेन? आप तो बहुत पढ़ते लिखते हैं ना। ये सरकार बताए ना, सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पता है क्यों उनको यहाँ सुविधाएं नजर आ रही है। अरे सरकार ने कोई एमओयू साइन किया क्या अल कायदा से कि सरकार बताए? तो सरकार ऐसा होने ना दे। पहली मेरी बात सुनिए। हाँ, तो वो तो कोई माइका लाल नहीं कर पाएगा। अगर इस तरह जो आएगा वो पछताएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ये तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है अनुराग भाई। अगर जो आएगा मिट्टी में मिल जाएगा, ये एब्सोल्युटली, तो कोई यहाँ आ ही नहीं सकता। ओके, लेकिन मुझे ये बताइए ना कि अल कायदा को इस वक्त भारत भर्ती के मामले में इतना मुफीद क्यों लग रहा है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर अलकायदा को इतना, अरे मुझे पूछने जाएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि मैं सच्चाई बोलूंगी और आप घबरा जाएंगे। इसीलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है अल कायदा को भारत भर्ती के मामले में इतना अच्छा क्यों लग रहा है? अरे मैं यही तो सवाल सरकार से पूछूंगा ना। सरकार किसकी है इस देश में? भारतीय जनता पार्टी। गुरु प्रकाश पासवान, जवाब दीजिए। ये तो सरकार पर डाल रहे हैं, क्योंकि अगर आईना देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। जवाब दीजिए। नहीं, देखिए रुबिका जी, मैं आपके प्रारंभिक प्रबोधन को सुन रहा था और बहुत ही संवेदनशीलता से आपने वहां पे जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके ऊपर जो हिंसा और उत्पीड़न लगातार हो रहा है, आपने उस विषय को उठाया है। देखिए, अब ये कोई अपवाद नहीं है, ये पैटर्न बन गया है। और बहुत अच्छा किया आपने पूछा सरकार से, बिल्कुल पूछना चाहिए आपको सरकार से। 5 साल पूर्व 2020 में हिंदू शरणार्थियों के लिए CAA का कानून, और किसका विरोध था? विरोध किसका था हम पूछना चाहते हैं आपसे रुबिका जी, आपके शो पे। यही लोग जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये अपने आप को स्टेक होल्डर बता रहे हैं, कह रहे कि हम चिंतित हैं, हम चिंतित है बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर के, हम चिंतित है पाकिस्तान के हिंदुओं को लेकर के। और CAA का प्रखरता से विरोध करने वाले, CAA जैसे सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा के कानून का विरोध करने वाले आज बांग्लादेश के हिंदुओं की हत्या पे ये घड़ियाली आंसू बहा रहे, ये ठीक नहीं है। इतिहास माफ नहीं करेगा ऐसे लोगों को। आपने बिल्कुल सही कहा, आज ये दीपू है, अमित मंडल है। 1948 में आपको लेके जाना चाहता हूं। जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री, दलित समुदाय से आते थे। एक प्रयोग हुआ था, तब एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, दलित मुस्लिम एकता, जय भीम जय भीम, यही लोग नारा देते हैं ना। दलित गया था वहां पे, दलितों को भी उत्पीड़न सहना पड़ा था। 27% से 2% तक। अनुराग जी जल्दी जवाब दीजिए, बाकी मेरे सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। ये दलित नहीं है क्या? बांग्लादेश में जो है हिंदू जिसका कत्ल हो रहा है वो दलित नहीं है? दीपू चंद कौन थे? आपका पीडीए वहां नहीं काम आएगा ना, क्योंकि वो आपका वोट बैंक नहीं है। आप सुन तो लीजिए, आप सवाल मैं बोल लूं, सुन तो लीजिए। देखिए, विरोध कर रहे थे आप, विरोध कर रहे थे। अरे सुनिए, मैंने बोलना दीजिए। देखिए रुबिका जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला, थोड़ा सा देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रोना रो रही है। रोना रोइए मत, लाल आंखें दिखाइए बांग्लादेश को। मैं आपसे कहता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। चलिए आप लाल आंखें दिखाइए। किसी का आवाज ना बंद करें जब तक मैं उनको सूचित ना करूं कि आपकी आवाज नहीं है। नहीं, विपक्ष सरकार में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पे। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहता हूं कि बांग्लादेश का विरोध क्यों किया था आपने? ऐसे काम नहीं चलेगा। विरोध क्यों किया था CAA का आपने? बताइए यहाँ पे आज। अब आप बीच मत बोलिए गुरु प्रकाश जी। आप का विरोध क्यों किए थे बताइए यहाँ पे? आप क्यों बोला था कि संविधान के विरोध में है? क्यों कहा था आपने कि CAA संविधान का विरोधी है? अगर आज CAA लागू होता उस समय आराम से, तो दीपू बच सकता था, अमित मंडल बच सकता था। आप जिम्मेवार हैं। अच्छा, पहले बाकी सारे मेहमान, उसके बाद मैं आगे आती हूँ। उमर जुनैदी भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए। उमर जुनैदी, अल कायदा का यहाँ भारत में इंटरेस्ट क्यों, और उसे क्यों इतना इजी लग रहा है कि यहाँ पर हमारी भर्ती हो जाएगी? मैं तो एक ही सवाल पूछूंगी आज। मैं बीच में किसी के नहीं बुलाता। मैं बेचैनी से इसका जवाब देने के लिए
बैठा हुआ था। मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा मेरे तरफ तवज्जो अगर करें तो मैं इस बात को बता दूं। मैंने लगातार यही कहा है और लगातार डिबेट्स में मैं यही कह रहा हूं कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है, एक ऐसा देश है जहां पर मुसलमानों को लेकर के आइडियोलॉजिकली उनको भटकाया जा रहा है और हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से अफेक्टेड लोग हैं उनको विक्टिमाइज करने के लिए, उनको हाईजैक करने के लिए ये टेररिस्टों को बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। इसके लिए वो हिंदुस्तान पसंद कर रहे हैं। बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज, यहाँ पे जिस तरह से गुरु प्रकाश जी बोल रहे थे 5 साल पहले जब CAA आया, तो अगर उस वक्त आप लोग विरोध ना करते तो शायद आज दीपू बच सकता था। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आपने ये कानून लाया। साहब, घर में रोशनी लगा करके शहर में दिया लगाने की कोशिश की जाती तो बहुत अच्छा होता, सभी लोग उसको सराहते। लेकिन जब आप घर में ही रोजगार नहीं दे पा रहे हो और आप बांग्लादेशी हिंदू लाने की कोशिश कर रहे हो और उनके जॉब की अपॉर्चुनिटीज की आप बात करोगे तो जाहिर सी बात है इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लोग इसके खिलाफ में खड़े रहेंगे। अब बात रही हिंदुस्तान में जिस तरह से हमको लड़ना है, यहाँ के लोगों से भी लड़ना है। जो यहाँ के लोग आईएसआईएस में भर्ती हो रहे हैं, अलकायदा में भर्ती हो रहे हैं, उसको भी रोकना है। साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ जो हमारे टाई अप्स हैं उसको भी देखना है। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कड़े से कड़े स्टेप्स उठाएं। जिस तरह से बांग्लादेश के साथ टाई अप्स रहे हैं, अगर हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं तो हमें जरूर उसके खिलाफ में वो जो बांग्लादेश में रह रहे हैं वो भी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो मुसलमान है, वहां पर जो भी वो लोग इंसान है, वहां पर जुल्म हो रहा है, अगर बर्बरियत हो रही है, अगर उनके ऊपर हिंसा हो रही है तो पड़ोसी मुल्क होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम वहां पे इंटरवीन करें। अच्छा, ये ना सोचें कि नहीं, आप इंटरवीन तो करना चाहिए, पर मुझे ये बताइए उमर जुनैदी भाई, कितने मुसलमान जो हैं वो सड़कों पर निकले? जैसे गाजा के लिए मार्च निकाला था, वैसे यहाँ बांग्लादेश में हो रही अट्रॉसिटीज के लिए, माइनॉरिटीज के लिए निकाला हो उन्होंने मार्च। बिल्कुल बगल वाला मुल्क है। कितने बिल्कुल ये दोनों चीजें अलग है। पैलेस्टाइन इजराइल का मैटर मैं बता तो रहा हूँ आपको। पैलेस्टाइन और इजराइल का मैटर अलग है। इजराइल इज ऑक्युपाइंग कंट्री, वो खुद दूसरों की कंट्री पे कब्जा रह के जगह वहां पे अपने उन्होंने बनाई और उन्हीं से छीनने की बात कर रहे हैं। और ये जो एट्रोसिटीज की बात है, ये एट्रोसिटीज तो हमारे देश में भी रही। एट्रोसिटी हर देश में होती है, ये वहां का कानून, वहां का। जुनैदी भाई, मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि मुसलमान हमास आतंकी अगर इजराइल पर अटैक करता है, इजराइल के लोगों को बंधक बनाता है और फिर इजराइल अपने बचाव के लिए किसी तरह का कोई फैसला करता है, तो आप उसके लिए तो सड़कों पर उतर आएंगे। लेकिन वहां बांग्लादेश में अगर हिंदू जलाए जाते हैं, उनके घरों को जलाया जाता है, उनके लोगों को मारा जाता है, मतलब हिंदुओं को मारा जाता है, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है। कहां फर्क पड़ रहा है? मैं पूछ रही हूँ ना आपसे भाई कि कितने मुसलमान सड़कों पर निकले हैं? जुनैद भाई, कितने निकले हैं और कहा है कि वी विल नॉट टॉलरेट दिस। मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हुई, कितने हिंदू सड़कों पे उतरे? गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा गया, कितने हिंदू सड़कों पे उतरे? अब मैं आपको गिनाऊं कितने हिंदुओं की लिंचिंग हुई है यहाँ हिंदुस्तान में भी? मैं गिनाऊं आपको कितने हिंदुओं की लिंचिंग हुई है? जुनैद को गाय के नाम पे मारा गया, कितने? बस एक जुनैद आपको याद आता है, अखलाक आपको याद आता है, पहलू आपको याद आता है, तबरेज आपको याद आता है, आपको बाकी हिंदू पालघर के साधु याद नहीं आते, अंकित आपको याद नहीं आते हैं, वो तिवारी जो मारे गए हैं वो आपको याद नहीं आते हैं। एक मतलब एक के बाद एक लंबी फहरिस्त है सर, वो आपको याद नहीं आती है। आपको 4 मुस्लिम नाम रटे हुए हैं और बाकी लिंच किए गए हिंदू हिंदुस्तान में आपको याद नहीं आते हैं। हर साल बकरा ईद पर गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग, हर साल रामनवमी के जुलूस पर पथराव होते हैं इसी हिंदुस्तान में। हिंदू क्यों नहीं सड़कों पे? तो केवल मुसलमान कैसे बेचारा हुआ? फिर यहाँ तो हिंदू भी बेचारा हुआ। मुसलमान हमेशा से खड़ा रहा है। कहाँ खड़ा रहा है मुझे ये बताइए ना। मुसलमान गाजा के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़ा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जानवर पकड़े जाते हैं, फिलिस्तीन के बड़े बड़े यहाँ पर पटके और झंडे तो फहरा दिए जाते हैं। बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के नाम पर एक ट्वीट किया है किसी ने, एक स्टेटस लगाया है किसी ने, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश लिखा है किसी ने? हिंदू खड़ा होकर के मुसलमान की हिफाजत कर रहा और कह रहा कि आपको जय सर बोलने की जरूरत नहीं। सर ये जो है इसे दोहरा रवैया कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड, सेलेक्टिव अप्रोच कहते हैं। दीज आर द 3 वर्ड्स आई विल डिस्क्राइब यू एंड योर आइडियोलॉजी इनटू। संगीत रागी जी, बहुत आसान है कि नहीं, इजराइल और फिलिस्तीन तो
बिल्कुल अलग मामला है बहन रूबिका, उसमें तो हमको निकलना पड़ेगा, वहां तो बहुत जरूरी है निकलना। बांग्लादेश का हमें क्या लेना देना? कितने हिंदू उसके साथ में खड़े रहे? हाँ, अरे और कितने गाजा खड़े हो गए आपके साथ? कितने गाजा वाले खड़े हो गए? कितने जुलूस निकाल दिए उन्होंने? अगर इफेक्ट नहीं, अगर गिव एंड टेक का रिलेशन है तो मुझे बताइए कितने गाजा हैं? कितने गाजा में रहने वाले हैं जो आपके लिए जुलूस निकाल दिया है? बड़ा यहाँ पर खड़े होकर हमें गाजा वालों के लिए जुलूस निकालना है। अगर गिव एंड टेक है तो बांग्लादेशी आपके साथ नहीं खड़ा तो आप उनके साथ नहीं खड़े हैं। यहाँ का हिंदू आपके साथ नहीं खड़ा, इसीलिए आप बाकी हिंदुओं के साथ नहीं खड़े हैं। हाँ, तो कौन से अरबियों ने आपके लिए निकाल दिया? कौन से अरबी ने आपके लिए जुलूस निकाल दिया, ये बताइए। कौन से अरबी ने जुलूस निकाला? कौन से गाजा में रहने वाले ने आपके लिए, फिलिस्तीनी ने जुलूस निकाला? मुस्कान के साथ में कौन हिंदू खड़ा था? वो लड़कियों के साथ में 6 हिजाबी लड़कियों के साथ। अरे भैया कौन, मैं कह रही हूँ आपको, अरब मुल्क का कौन सा अरब आपके साथ खड़ा है? और बीजेपी उसके खिलाफ में रही। उमर जुनैदी, ये बताइए, अगर ये अट्रॉसिटीज आप कह रहे हैं तो कितने अरबी आपके लिए जुलूस निकालते हुए दिखे हैं? कितने फिलिस्तीनी आपके लिए जुलूस निकालते हुए दिखे हैं? बेशर्मी की हद होती है जुनैदी भाई। आप कह रहे हैं कि चूंकि यहाँ भारत का हिंदू हमारे साथ खड़ा नहीं रहा, जो कि हमेशा खड़ा रहा है, हम नहीं इनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन गाजा के साथ खड़े हो जाएंगे। संगीत रागी जी, मैंने ऐसे बोला ही नहीं। अभी बोले आप सर, आप बोले आप। मैंने ऐसे बोला ही नहीं। मैंने ये कहा कि देश में एट्रोसिटी होना ये देश के कानून की व्यवस्था का काम है। यहाँ पर भी एट्रोसिटीज होती है, बांग्लादेश में भी हो रही होंगी। हाँ, बांग्लादेश में हो रही होंगी। एक एक शब्द बहुत चुनकर बोल रहे हैं आप। हो रही होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। संगीत रागी जी, देखिए, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो इस्लामिक जिहाद है। बांग्लादेश में 22% से आबादी हिंदुओं की घटकर 7.95% हो गई है, और भारत में मुसलमान 9.6% से 15%, 16% के आसपास हो गया है। तो भारत में कितनी एट्रोसिटी है मुसलमानों के खिलाफ, और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कितनी एट्रोसिटी है, ये पूरी दुनिया इस एक छोटे से डेटा से जान लेती है। दूसरी बात, जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में देवबंद और जमीयत की इस्लाम की टीचिंग है, वो भारत के इस्लाम की टीचिंग से अलग नहीं है। इसलिए भारत जो काम बांग्लादेश में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हुआ है और जो अफगानिस्तान में हुआ है, वो भारत में भी होगा। वक्त की बात है। अभी मुसलमानों की आबादी यहाँ 17% है, इसलिए वो दारुल अमन की बात करेंगे, दारुल इस्लाम की बात अभी नहीं करेंगे। लेकिन सिमी तो खुल करके बात करता है इस पर ना, पीएफआई तो खुल करके इस पर बात करता है ना। क्या मुस्लिम लीग का एजेंडा बदल गया है? क्या नहीं बदला है। ये वक्त की बात है। हिंदू यदि ये सोचता है कि हम इनसे सद्भाव के साथ रह करके, इनको मान मनोवल के साथ कर करके आप इनको बदल देंगे, इनकी मानसिकता को बदल देंगे, जैसा कि प्रयास हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हिंदुओं की। बांग्लादेश की जो हालात है, क्या पश्चिम बंगाल के बहुत सारे इलाकों के अंदर नहीं है क्या? क्या बिहार के अंदर ऐसा नहीं है क्या? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं है क्या? क्या संभल में ऐसा नहीं हुआ है क्या? क्या कश्मीर के अंदर नहीं हुआ है क्या? क्या कश्मीर के अंदर 4.5 लाख हिंदुओं को बाहर निकाल दिया गया तो क्या कर लिया हिंदू समाज? आप लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे। मैं अपनी बात कह लूं, नुकसान हो रहा है। रुकिए उमर जुनैदी साहब, मैं एक बहुत सरल सवाल पूछ रही हूँ सर, इस बात से भागिए मत। अगर आप सेक्युलर मुसलमान हैं, समझदार और पढ़े लिखे मुसलमान हैं, तो अपने अंदर की गलतियों के बारे में सुनने की हिम्मत रखिए, उससे भागिए मत। अब बहुत हो गया कि हम लोग भागते हैं। आतंकी हमला होता है तो हम कहते हैं नहीं ये मुसलमान नहीं है, अगर वो उसका नाम उसामा बिन लादेन क्यों ना हो जाए, हाफिज सईद क्यों ना आ जाए, ना ये मुसलमान नहीं है। डॉक्टर उमर आ जाए तो कहते नहीं ये मुसलमान नहीं है। अरे भाई हाँ, वो मुसलमान है, पर मुसलमान क्यों है जो इस तरीके से कर रहा है? उस सवाल का जवाब हमें तलाशना होगा। अरे वो कोई भी शख्स हो जो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है, वो मुसलमान नहीं बल्कि शैतान है। दिस इज द इजीएस्ट वे to close your eyes and not see the danger in front of you.
ये तो सीधी बात है, जो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है उसने इस्लाम की तालीमात को हासिल नहीं किया। जिसने इस्लाम को नहीं पढ़ा वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है। अच्छा। अगर उसने वो मुसलमान इस्लाम अच्छा। की बात करता है, वो आपको उसने याद है ना डॉक्टर उमर, तो वो मुफ्ती बन जाता, नहीं, वो नहीं। हाफिज बन जाता, वो मौलिम बन जाता, अरे आलिम बन मुफ्ती जाता, हाफिज और लेकिन ये उसने तमाम नहीं लोग ही पढ़ा। तो जब इसीलिए जब आतंकवादी जब वो बना है। बातें करते हैं कि इस्लाम के लिए आपको किस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, ये सवाल आप लोग मुझे तब क्यों नहीं समझाया पूछते गया हैं मैंने कि भी ये समझा इस्लाम नहीं सिखाता मैं है? तो AK-47 लेके तो सड़कों पे नहीं निकल रहा ना। हाँ तो मेरे आप जैसे जहन में तो मुसलमान AK-47 भरे हुए हैं ना यार जुनैदी भाई, क्या बात कर रहे हैं नहीं, आप? हमारे जब आप दिमाग कह में रहे हैं कि मैं इस्लाम बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ नहीं खड़ा दिमाग में रहूंगा, पीस- तो ये बिल्कुल जहनी खड़े हैं। AK-47 हुआ कि नहीं हुआ? हम तो बिल्कुल खड़े हैं। हम तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। वहां पे लोग ये ना देखें कि हिंदू मुस्लिम है, ये देखें कि इंसानियत पर जुल्म हो रहा है। क्यों? गवर्नमेंट को इंटरवीन करना क्यों? चाहिए। ये तो कह रहे हैं, अखलाक हम तो खड़े हैं। पहलू तबरेज में हम मुसलमान ढूंढ ले, लेकिन दीपू चंद्र की मौत में हम ये ना ढूंढे कि वो हिंदू है। वाओ! अरे irrespective of religion, अगर कहीं पर भी atrocity Then हो why रहा do you है, search for religion when lynching happens in India? तो फिर आप क्यों रिलीजन ढूंढते हैं? तबरेज का रिलीजन क्यों ढूंढा? पालघर के साधु का क्यों नहीं, क्यों आपने नहीं ढूंढा? आपने मुझे पूछा कि कौन सी मुस्लिम कम्युनिटी कब सड़कों पे रही, तो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए। नहीं, लिंचिंग में तो आपको सिर्फ यही याद आते हैं ना, 3-4 नाम। आप तो वहां दीपू चंद्र को हिंदू हम ना बताएं, लेकिन यहाँ तबरेज को हम मुसलमान बता दें। अगर आप पहलगाम में बताते हैं कि उसने उसके धर्म को पूछ करके गोली तो अब मारी, पूछ वो कर मुसलमान मारा है तो मैं था, क्या करूं भाई? DSR बोला। अरे तो मैं क्या करूं अगर पूछ कर मारा है? अगर उससे कहा है कलमा पढ़ो और वो नहीं पढ़ पाया और उसे मार दिया, तो मैं क्या करूं? अपना मुंह चुप कर लूं और सेक्युलर बन जाऊं सो कॉल्ड? वरुण जी, अल कायदा को भर्ती के लिहाज से हिंदुस्तान क्यों पसंद आ रहा है, इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। रूबिका जी हुकुम, मैरी क्रिसमस। आपको भी सर, सारा जीवन मेरी आपका भी, तेरी खुशियों भी, से भर दे सबकी भगवान। क्रिसमस। मैं ये कह रहा हूँ, आपने जो पूछा उस पर तो डिस्कशन ही नहीं हो रहा। आपने कहा पूरा भारत चारों तरफ से संकट से ग्रस्त हो रहा है। जितने भी सार्क देश जो राजीव गांधी जी ने एक सार्क का ताकत बनाने का प्रयास किया था, वो आज क्यों फेल हो रहा है? और अलकायदा की आपने बात की, तो वो अलकायदा तो बाहर से बैठा कुछ भी कह सकता है। अभी तो हमारे इजराइल में से बच्चों को भेजा जा रहा था, सोल्जर्स को, कहीं रूस में फंस रहा है, कहीं यूक्रेन युद्ध में फंस रहा है। अरे यार, अब आपने बर्बाद कर रहे हो डिबेट को दीमक की तरह, तो बोलने नहीं दे रहे हो किसी को। आप बर्बाद कर रहे हो दीपक की जैसे इस डिबेट को। क्यों नहीं बोलने देते हो दूसरे को? क्यों नहीं बोलने देते हो दूसरे को? बांग्लादेश बना रहे हो इस डिबेट को भी आप। बांग्लादेश बनाओगे देश को दीमक की तरह चाट गया है। इस देश में इस्लामिक रेडिकलिज्म और आतंकवाद की अम्मा जो है ना, ये नेहरू वंशी है, नेहरू का वंशी है जिसने बर्बाद किया इस देश को। देश को इस नेहरू के वंश ने ही बर्बाद किया है। देश को इस नेहरू के वंश ने ही बर्बाद किया है और किसी ने नहीं बर्बाद किया है। आज भारत के अंदर जो ये बैठे हुए ना देवबंदी, तबलीगी, ये जो इस्लामिस्ट बैठे हुए हैं ना, ये उन्हीं की देन है। एक सेकंड में आपकी आवाज इसलिए डाउन कर रही हूं, उन्हीं की देन है। वरुण पुरोहित को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं मिला, और मैं अपने डिबेट में एटलीस्ट ओपनिंग रिमार्क का तो सबको नहीं, उसके बाद आप डिबेट कर सकते हो। ओपनिंग रिमार्क का हक है उनको, वो रिमार्क नहीं, पहले अपना ओपनिंग रिमार्क सब दे दे, उसके बाद तो बात हो सकती है। बिल्कुल नहीं, आपने हमको बोलने नहीं दिया। अरे कैसे नहीं बोलने दिया? हमको बोलने नहीं दिया, पूरी तरह से बोलने दिया आपको मैंने। मुसलमान जो कहता है कि जिहाद की वो परिभाषा है, जिहाद की वो परिभाषा, अरे जिहाद की परिभाषा है जो इस्लाम को नहीं मानता है उसकी हत्या करो, काफिर है वो, ये परिभाषा है, यही शिक्षा है। हत्या कर रहे हो बैठ के, जिसको आप लपेट करके मधु और साथ में लपेट करके टेलीविजन पर जो है मौलाना आकर के बोलता है ना कि जिहाद जो है वो जिहाद जो है वो गलतियों के खिलाफ और बुराइयों के खिलाफ संघर्ष का रास्ता है। बेकार की बातें हैं, सब झूठा है, सब बकवास है, ये पूरा बकवास है। नॉनसेंस करवा रहे हो इन लोगों से डिबेट में, बोलने नहीं देते उस दूसरे को। पूरा बकवास है ये तो यहीं जो पर टेलीविजन पर आकर के मौलाना और ये राजीव गांधी और फलना गांधी, अरे एक शरीयत के आगे झुकने वाला राजीव गांधी क्या है? दूसरे को बोलने नहीं देते हो, सारे देश को बर्बाद कर दिया, जबरदस्ती के चौपट कर दिया। नहीं देना। अच्छा, अब आपने बोल दिया, अब आपको जितना कहना था कह दिया। वरुण पुरोहित, अब आप बोलिए। ये वही राजीव गांधी थे जिन्होंने शरीयत के लिए सर बस, अब रुक जाइए, सबकी आवाज डाउन। वरुण पुरोहित बोलेंगे आप।
मैं कह रहा हूं रूबिका जी, आपका जो डिबेट का इशू था कि भारत संकट में गिरा हुआ चारों तरफ से, बांग्लादेश एक इंटरनेशनल जो है वो एक ब्लैक पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल चाइना का, अमेरिका का एक अड्डा बन चुका है, तो उसको हमको सतर्क रहने की जरूरत है। उस पर चर्चा ही नहीं हो रही, आम आदमी बोलते ही दूसरे चिल्लाने लग जाते हैं। तो ये जो मानसिकता है ना, इसलिए आप कह रहे हो अलकायदा ने कैसे कहा, जब किसी की आवाज को दबाओगे तो विदेशी आतंकवादी संगठन जो है उनको मजा आ रहा है। तो क्या ये आप तो ज्वाइन कर लेंगे जो सरकार में बैठे हैं उससे जुड़े हुए लोग हैं। गूंज में बोलने का मौका नहीं दिया संगीत रागी ने, कुछ भी बोल रहे हैं आप। नहीं तो क्या करूं मैं, चुप हो तो जाता हूं। अलकायदा ज्वाइन कर लेंगे? मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो कुछ भी बोल रहा हूं। नहीं तो अलकायदा मैं तो कुछ भी बोल रहा हूं। संगीत रागी अपनी राग बजा रहे हैं यहाँ पर, ये संगीत रागी रागी नहीं सुना रहे, मैं बोलूंगा तो गलत हो गया। संगीत रागी राग बजाएं कि रागी नहीं सुनाएं, एक तो ये पर्सनल अटैक हुआ। चलिए कोई बात नहीं, आपने जो कहना था उनको कह दिया, लेकिन चूंकि संगीत रागी ने इस डिबेट में आपको बोलने नहीं दिया, तो अलकायदा का कोई आकर आपको बहलाएगा, फुसलाएगा और तुसी आतंकवादी बन जाओगे। अरे भाई मैं तो काय को बन जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत आ रही संगीत रागी जैसों की, जैसे मेरा तो बैकग्राउंड नहीं है इनका तो जैसा। अभी क्यों बोल रहे थे आप बन जाऊंगा कि जब आवाज नहीं सुनने देते हैं तो फिर क्या करेगा, वो बनेगा, उस रास्ते जाएगा। बीच में बोल रहे थे जिसको आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, आप जैसे लोगों की वजह से गड़बड़ी पैदा हो जाती है। वरुण जी, क्यों बनेगा कोई आतंकवादी? अच्छा हम ये आतंकवादी कांग्रेसी है, कांग्रेस की वजह से अब कांग्रेसी हो गया। मैं आपकी बात कर रही हूँ, नॉन बायोलॉजिक सरकार ने, मैं आपकी बात कर रही हूँ, निकाल कर दिया भारत का। बोलने नहीं दोगे क्या करेगा आदमी, चुप बैठ जाता हूँ आपके तो चुप। अरे बोलने नहीं देंगे तो क्या अलकायदा ज्वाइन कर लेंगे प्रभु आप? कोई दो राय नहीं कि इस भारत को बर्बाद करने में क्यों कर लूंगा मैं, सबसे बड़ी भूमिका रही है। ये अलकायदा की मानसिकता वाले तो दीमक की बर्बाद कर दिया है, इसको बोलने नहीं देते, गांधी परिवार ठेका ले लिया सारे इतना दूसरे को बोलने देंगे। संगीत रागी जी ये ठीक नहीं है, आपने उनको एक बार बोलने तो देते ना। आप तो ऐसे परेशान, जैसे ही गांधी नाम आता है आप अचानक ऑटो मोड में चले जाते हैं, गुस्से में एकदम तिलमिला जाते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है सर, वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।